विकास बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। स्लाइड्स नजर आ रही है? यस मैम। बेटा हमारा एक टॉपिक जो है थोड़ा सा एंकल जॉइंट का जो रह गया था, वो सिर्फ 3-4 स्लाइड्स हैं। और उसके बाद हम कार्टिलेज पढ़ेंगे और कार्टिलेज की तकरीबन 10-15 स्लाइड्स हैं। छोटा टॉपिक है। और इसके बाद हमारा आज इंशाल्लाह आपका लोअर लिम्ब का खत्म हो जाएगा। और थोड़ा सा आज हम रिवीजन भी शुरू कर रहे हैं इस लेक्चर के फौरन बाद। हम लोगों ने कोशिश की थी कि इस हफ्ते जो है आपका पूरा लोअर लिम्ब खत्म हो जाए ताकि आपको अगले पूरा हफ्ता जो है रिवीजन का मिल जाए। इज दैट ओके विद यू पीपल? यस मैम। ये अच्छी बात है ना कि आप Yes, लोग ma'am. सब पढ़ते हैं, ठीक है? यस मैम। मैम लेकिन एम्ब्रियोलॉजी का हमारा भी सिलेबस नहीं खत्म हुआ और मैम कह रही थी उन्होंने नेक्स्ट वीक पढ़ाना है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमने आज लोअर लिम्ब का और हम अपना हिस्टोलॉजी का खत्म कर चुके हैं। हिस्टोलॉजी का भी खत्म हो गया। आज मैं आगे पढ़ा रही हूँ, इनफैक्ट जो आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो आपके सिलेबस में तो नहीं कार्टिलेज, ठीक है? यस मैम। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंकल जॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं, एंकल जॉइंट में आप ये देख लो कि एंकल जॉइंट है, ठीक है? गौर से आप मेरी बात सुने। ये एंकल जॉइंट अगर है तो आपके पास ये मेल्योलस आ रहा है, लैटरल मेल्योलस ऑफ फिबुला। दिस इज द मिडिल मेल्योलस ऑफ टिबिया, एंड हियर वी फाइंड इंफीरियर टिबियोफिब्युलर जॉइंट, लिगामेंट। ये नीचे आपको नजर आ रहा है। ये तीनों चीजें मिलके मेल्योलस, लैटरल मेल्योलस, मिडिल मेल्योलस और इंफीरियर टिबियोफिब्युलर या ट्रांसवर्स जॉइंट, इसको ट्रांसवर्स लिगामेंट भी कहते हैं। इंफीरियर टिबियोफिब्युलर ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये तीनों मिलके they form a deep socket into which the upper part, the lateral part and the middle part of the talus fits in and forms a socket. ये आप देखें एक सॉकेट सी बन गई है। ये एक सॉकेट सी बन गई है जिसके अंदर एक गढ़ा सा बन गया है, जिसके अंदर टेलस का जो अपर पार्ट है उसको हम ट्रोक्लिया कहते हैं, वो फिट हो जाता है, ठीक है? तो अपर आर्टिकुलेटरी सरफेस क्या हो गई? लैटरल मेल्युलस, मीडियल मेल्युलस और आपके पास ये जो लिगामेंट जा रहा है, ठीक है? इंफीरियर ट्रांसवर्स टिबियोफिब्युलर लिगामेंट, ये हो गया। और इंफीरियर जो आर्टिकुलर सरफेस है वो क्या है? अपर सरफेस ऑफ ट्रोक्लिया, मीडियल सरफेस ऑफ ट्रोक्लिया, लैटरल सरफेस ऑफ ट्रोक्लिया, ठीक है? ये आपको समझ आ गई, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, इन तीनों चीजों को, ये जो तीनों चीजें हैं, ये मैं आपको 1 2 3 कर देती हूँ, ठीक है? ये जो तीनों है, ये जो मैं तीनों जिसको हाईलाइट करने लगी हूँ, इन तीनों को हम एंकल मोटिस भी कहते हैं, ठीक है? नंबर 1 2 एंड 3 टुगेदर, ठीक है? इनको हम क्या कहते हैं? एंकल मोटिस भी कहते हैं। एंकल मोटिस फॉर्म हो रहा है ये एक तरह से, ठीक है? फैक्टर्स इंश्योरिंग स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट, जी, क्लोज इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेस, दोनों तरफ से जो है ट्रोक्लिया मूव नहीं कर सकती, ना ट्रोक्लिया लेफ्ट पे मूव कर सकती है, ना ट्रोक्लिया राइट पे मूव कर सकती है, ठीक है? उसके बाद ट्रोक्लिया पीछे भी मूव नहीं कर सकती। ये देखें, ये पीछे जो है टिबिया का पार्ट आ गया बड़ा सा, ये देखें पीछे ट्रोक्लिया पीछे भी मूव नहीं कर सकती, ठीक है? तो आपके पास क्या है? क्लोज इंटरलॉकिंग ऑफ द स्पेस, आर्टिकुलर सरफेसेस, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं जो जॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, तो वो फैक्टर्स इंश्योर करें स्टेबिलिटी को। अच्छा, अब कौन सी चीजें हैं जो टिबिया को आगे कर सकती हैं टेलस पे, कि टिबिया आगे स्लिप होके आगे मूव कर जाए, कि टिबिया स्लिप होके आगे मूव कर जाए, ठीक है? उसमें क्या क्या चीजें हैं जो टिबिया को आगे मूव करती हैं? जिस तरह टेंडन्स, जो टेंडन्स ऊपर फुट से, जिस तरह आपके पास टिबियालिस एंटीरियर डिजिटोरम आगे से गुजर रहा है, सारे गुजरे, वो टेंडन्स हो सकता है पुल करें तो टिबिया को आगे मूव करे या ग्रेविटी आगे मूव करे, लेकिन टिबिया आगे नहीं मूव होती। क्यों नहीं मूव होती? इसलिए कि ट्रोक्लिया आप देख रहे हो ये ऊपर उठा हुआ है, ये पीछे ही टिबिया को रोक देता है। ये ट्रोक्लिया का जो ऊपर सा पार्ट उठा हुआ है ना, ये आगे आके इसको एक ऑब्स्टिकल बना लेते हैं और टिबिया को आगे मूव आने से रोक देते हैं कि मूव टिबिया नहीं कर सकती आगे, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट इज प्रिवेंटेड बाय talus being wider anteriorly, posteriorly, long border of tibia cannot, ठीक है? अब आपको किस तरह क्या हो रहा है? टेलस जो है आगे से चौड़ी है,
ठीक है, टेलस आगे से चौड़ी है इसलिए वो टिबिया को आगे से मूव नहीं करने देती, और जो टिबिया है वो पीछे से लंबी हुई है इसलिए वो टेलस को पीछे नहीं मूव करने देती। तो दोनों एक दूसरे की सपोर्ट करें, आगे से टेलस ऊंची है, पीछे से टिबिया नीची है, तो ना टेलस पीछे मूव करेगी ना टिबिया आगे मूव करेगी। टिबिया और जो है टेलस दोनों अपनी जगह पे ज्वाइंट में रहेंगे। जी क्लासेस में कोई मुश्किल? नो मैम। ठीक है, तो आपके पास ना टिबिया आगे मूव करेगी क्योंकि टेलस आगे से ऊंची है, ना टेलस पीछे मूव करेगी क्योंकि टिबिया पीछे से थोड़ी नीची है, तो इसलिए मूवमेंट के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट इज प्रिवेंटेड बाय, ये जो ब्लू एरोज हैं आप ये देख रहे हैं, पोस्टीरियर टिबियोटेलर ये पीछे है, ठीक है। इसके अलावा लिगामेंट्स भी हेल्प करते हैं कि पोस्टीरियर के डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती जॉइंट की। पोस्टीरियर टिबियोटेलर जो है वो जॉइंट को पीछे से आने से रोक देता है, ठीक है। इसके अलावा पोस्टीरियर टेलोफिब्युलर जॉइंट लिगामेंट ये भी पीछे से मूव करने से रोक देता है, ठीक है। कैलकेनियोफिब्युलर लिगामेंट जिन पे मेरे एरो लगाए हुए ये भी देखे पीछे मूव आने से रोक देता है, ठीक है। ये पीछे के लिगामेंट्स है, 1 2 3, ये आपके पास जो टिबिया है उसको पीछे मूव करने से रोक देता है, या टेलस को भी मूवमेंट से रोक देता है कि जी कोई चीज भी जो है वो आगे या पीछे मूव नहीं करे। स्पेशली दीज 3 लिगामेंट्स 1 2, मैं टेलस की बात नहीं कर रही यहाँ पे, ये लिगामेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये सारी जो है आपको ये इसमें हेल्प करती हैं, ठीक है। खुदा कहीं आप इसको ना समझो, दिस इज द, ठीक है। किससे आपके पास प्रिवेंटेड हो जाती है कि आगे टेलस जो है नंबर 1 कि टेलस जो है आगे ऊंची है और पीछे से टिबिया नीची है, नंबर 1। नंबर 2 ये जो लिगामेंट्स है। अच्छा, अब जॉइंट कैप्सूल, ठीक है। जो जॉइंट कैप्सूल है आपके पास उसमें क्या है कि आप अगर the joint capsule is thin anteriorly and posteriorly it is supported on each side by strong medial and collateral ligaments, ठीक है। और वो कहाँ पे लगा है जॉइंट कैप्सूल, जो है जॉइंट कैप्सूल कहाँ लगता है मुझे कोई बताएगा जी? around the जॉइंट articular surfaces आर्टिकुलर के अराउंड, मतलब किसको कवर करता है? उनकी मार्जिन्स बिल्कुल आर्टिकुलर सर्फेसिस पे लग जाता है, ठीक है। आर्टिकुलर सर्फेसिस पे लग जाता है, तो उधर भी क्या है, अटैच टू द बॉर्डर्स ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेसिस tibia malleoli and to the talus and synovial membrane lines the fibrous capsule, ठीक है। ये है आपके पास। अच्छा, अब हम आगे करने लगे हैं इसका एक इंपॉर्टेंट लिगामेंट, मीडियल लिगामेंट, ठीक है। डेल्टॉइड लिगामेंट या मीडियल लिगामेंट, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आपके पास तकरीबन 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 4 पार्ट्स में ये है कि आपके पास इसने मीडियल साइड पे होता है आपके पास ना, यूजुअली 2 लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंकल जॉइंट पे, एक लैटरल साइड पे और एक मीडियल साइड पे। जो मीडियल साइड पे दैट इज पोस्टीरियर टिबियोटेलर, पोस्टीरियर टिबियोटेलर जो कि आपके पास टिबिया से लेके आपके पास टेलस तक जाता है, ठीक है, टेलस पे जाएगा। टिबियो कैलकेनियल लिगामेंट जो कि टिबिया से लेके कैलकेनियम के मीडियल ट्यूबरकल तक जाता है। एंटीरियर टिबियोटेलर जो आपके पास दोबारा आगे की तरफ से टिबिया से लेके मेनिलस की टिप से लेके आगे टेलस तक जाएगा। और फिर टिबियो नेविकुलर जो टिबिया से लेके आपके पास नेविकुलर बोन तक जाएगा। तो ये 4 लिगामेंट्स हैं आपके पास, एंटीरियर टिबियोटेलर, पोस्टीरियर टिबियोटेलर, टिबियो कैलकेनियन, टिबियो नेविकुलर, टुगेदर दे कंप्राइजेस ऑफ डेल्टॉइड लिगामेंट। और ये जो डेल्टॉइड लिगामेंट है ये आपके पास मीडियल साइड पे होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड the medial it is also called the medial ligament and it is very very important। और इसका काम क्या होता है, ओवर इवर्जन ऑफ फुट को रेजिस्ट करना, कि फुट जो है उसकी ओवर इवर्जन ना हो, यानी आप बाहर की तरफ जब पाँव मोड़ते हैं तो पाँव आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ना मोड़ लें। जी क्लास, कौन सा लिगामेंट हो गया हमारे पास? medial ligament, deltoid ligament। डेल्टॉइड लिगामेंट, ठीक है। उसके 4 पार्ट्स आ गए, टिबियोटेलर, एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया टिबियोटेलर, टिबियो कैलकेनियन एंड टिबियो नेविकुलर, यानी आगे नेविकुलर उस पे भी जाएगा, आपके पास नेविकुलर बोन पे भी जाएगा,
आपके पास टेलस पे भी आगे पीछे से जाएगा और कैल्केनियम पे भी जाएगा, यानी मीडियल साइड पे जो उसके पास आसपास बोन्स पड़ी हैं वो सब पे चला जाएगा। ज्यादा मीडियल साइड पे क्या होती है, नेविकुलर होती है, ठीक है, और आपके पास जो है नीचे टेलस आ रही थी, कैल्केनियम हो रही होती है। आपने उन तीनों बोन्स पे इस लिगामेंट को चढ़ा देना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया आपके पास लैटरल लिगामेंट, ठीक है। अब लैटरल लिगामेंट जाते हैं, अगर हमने मिडली एंकल जॉइंट को दिया तो लैटरली भी है, और लैटरली क्या है, इसको जो है ओवर इन्वर्जन ऑफ द फुट को ये रेजिस्ट करता है। अगर मीडियल जो है वो इन्वर्जन को रेजिस्ट कर रहा है तो ये इन्वर्जन को रेजिस्ट करता है, ठीक है। इसके भी आपके पास जो है कुछ पार्ट्स हैं, ये 3 पार्ट्स हैं दोबारा। ये फिब्यूला है, दिस इज फिब्यूला, दिस इज टेलस, दिस इज कैल्केनियम। अब यहाँ पे भी आपके पास क्या है, इसमें आ जाएगा पोस्टीरियर टेलोफिब्यूलर, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। पोस्टीरियर टेलोफिब्यूलर, कैल्केनियोफिब्यूलर, एंटीरियर टेलोफिब्यूलर। उसमें क्या था आपके पास, टिबियो टेलर, यानी टिबिया से टेलस तक जा रहा था। इसमें क्या है, अब फिब्यूला से टेलस तक जा रहा है, एक आगे जा रहा है, एक पीछे जा रहा है, और एक आपके पास कैल्केनियम तक जा रहा है। वेरी सिंपल, बिल्कुल इसी तरह ही है। यहाँ पे क्यूबॉइड क्योंकि थोड़ी आगे पड़ी होती है इसलिए क्यूबॉइड तक नहीं जाता, लेकिन डेल्टॉइड लिगामेंट लैटरल से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। जी क्लास, आपको लिगामेंट्स की समझ आ गई कि उसके आसपास जो भी बोन है आपने वहां पे वो लिगामेंट्स डाल देने हैं। अगर टिबिया है तो आप टेलस तक डालोगे, कैल्केनियम तक और नेविकुलर तक, वो डेल्टॉइड हो जाएगा। और अगर लैटरल है तो उसको आप डालेंगे ये टेलस तक और कैल्केनियम तक, और आपने उसको वही नाम दे देने। जी क्लास, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं, 2 लिगामेंट्स हमने पढ़ लिए, नो मैम। ठीक है। ये आपको मैंने लैटरल लिगामेंट का ये पढ़ा हुआ है, उसकी जो थ्योरी है ये आप देख लीजिएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, वही है बिल्कुल। ब्लड सप्लाई ऑफ एंकल जॉइंट, इसमें आपके पास ये आर्टरीज आ जाती हैं, नर्व्स हैं, इसको बहुत ज्यादा आप खुद देख लेना। डॉर्जी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन क्या है, ठीक है। डॉर्जी फ्लेक्शन ये है कि आपके पास पाँव आप ऊपर करते हो, पाँव आप अपना ऊपर करते हो। डॉर्जी फ्लेक्शन क्या है, पाँव जब आप नीचे करते हो, ये सबको पता है। डॉर्जी फ्लेक्शन जो है वो किससे होती है आपके पास, एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल से, आपने अभी क्वेश्चन भी किया है। प्लांटर फ्लेक्शन किससे होती है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल से, ठीक है। डॉर्जी फ्लेक्शन का अगर आपसे कोई थोड़ा पूछे कि मैकेनिज्म क्या होता है, तो उसमें ये होता है कि ज्वाइंट ज्यादा स्टेबल होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके पास टेलस का वाइडर पार्ट होता है वो जो है नैरो एंड ऑफ द टिबिया के ऊपर आके फिक्स हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो टेलस का वाइडर पार्ट एंटीरियर है वो टिबिया के लोअर एंड पे फिक्स हो जाता है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू कॉल ड्यूरिंग डॉर्जी फ्लेक्शन, और इसमें जॉइंट स्टेबल है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होता है तकरीबन, ठीक है। किसमें स्टेबिलिटी, डॉर्जी फ्लेक्शन में, जिसमें एंटीरियर पार्ट ऑफ द टेलस फिक्स इनटू द लोअर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टिबिया एंड जॉइंट इज मोर स्टेबल एंड फिक्स्ड, ठीक है। इसका ऑपोजिट होगा प्लांटर फ्लेक्शन में, जाहिर होता है प्लांटर फ्लेक्शन में फिर क्या हो जाएगा कि जब आपके पास जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टेलस है, इसमें एंटीरियर पार्ट ऑफ द टेलस है, इसमें पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टेलस है, ठीक है, वो टिबिया के एंटीरियर पार्ट के नीचे आ जाता है। यानी कि अगर टेलस का पोस्टीरियर पार्ट है तो टिबिया के एंटीरियर पार्ट के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपके पास जॉइंट जो है इतना स्टेबल नहीं होता है आपके पास, ठीक है। अगर टेलस का एंटीरियर पार्ट है तो टिबिया का पोस्टीरियर पार्ट है। जी क्लास, ठीक है, ये भी इसमें कोई मुश्किल तो नहीं। जी क्लास, हेलो, मिस ये समझ नहीं आई कि टेरेस का एंटीरियर पार्ट और उसका पोस्टीरियर पार्ट। बेटा टेलस जो होती है ना उसके 2 पार्ट्स होते हैं। आगे आपने टेलस डॉक्टर तुबा ने पढ़ाई होगी, टेलस के ना आगे वाला पार्ट छोटा होता है, पीछे वाला पार्ट जो एंटीरियर पार्ट है दैट इज वाइडर, द पोस्टीरियर पार्ट इज नैरोअर, ठीक है ना। तो यूजुअली टिबिया जो होती है ना डॉर्जी फ्लेक्शन में, उसका एंटीरियर पार्ट यूज होता है टेलस का, टेलस का एंटीरियर पार्ट यूज होता है डॉर्जी फ्लेक्शन में, और टिबिया का पोस्टीरियर पार्ट यूज हो रहा होता है। दोनों के ऑपोजिट पार्ट यूज होते हैं, आप ये याद रखो, ठीक है। और जब प्लांटर फ्लेक्शन होती है तो
वो लेस स्टेबल इसलिए होती है कि उसमें टेलस का एंटीरियर पार्ट यूज होता है और सॉरी टेलस का पोस्टीरियर पार्ट होता है टेलस का और पोस्टीरियर पोस्टीरियर पार्ट यूज होता है प्लांटर, पी फॉर प्लांटर, पी फॉर प्लांटर, पी फॉर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टिबिया। तो और जो इसका टिबिया सॉरी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेलस यूज होता है और एंटीरियर पार्ट ऑफ टिबिया यूज होता है। ठीक है, ऑपोजिट हो जाते हैं दोनों पार्ट्स। ठीक है, अच्छा अब हम शुरू करते हैं अपना कार्टिलेज का। इस सब मैंने आपके 5 मिनट लेने थे। अच्छा जी, कार्टिलेज आपको पता होना चाहिए जी। कार्टिलेज क्या होता है जल्दी बताओ। कार्टिलेज इज अ स्पेशलाइज्ड Semi-rigid connective tissue होता एग्जैक्टली, है. इट्स नॉट सेमी रिजिड, इट इज रिजिड बेटा, ये भी रिजिड ही होता है। तो इट्स इज अ ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट क्योंकि ब्लूइश सा कलर होता है, बाज़ दफा इतना क्लियर नहीं नजर आता। रिजिड टिश्यू व्हिच कैन विथस्टैंड प्रेशर एंड टेंशन। अब क्या है इसका कनेक्टिव टिश्यू, जल्दी बताओ कनेक्टिव टिश्यू में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तुमने मुझे बताना है। तुम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू अभी मैडम से पढ़ा है, कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जल्दी बताओ। सेल, extracellular matrix, Extracellular matrix. ground substance, Extracellular Exactly. matrix. Cells and ground substance, और ground substance में आ जाता है आपके पास Proteoglycans fibers and and glycoproteins. बिल्कुल ठीक है ना। fibrous इंटरसेलुलर membrane. सब्सटेंस, इंटरसेलुलर सब्सटेंस से मतलब है कि इसमें आपके पास आ जाते हैं, क्या आते हैं, मैट्रिक्स एंड व्हाट, बी क्विक जल्दी बताओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मैट्रिक्स एंड क्या वो चीज होती है, फाइबर्स। और फाइबर्स कौन से होते हैं जल्दी बताओ। Collagen and elastin. Collagen, elastin, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैट्रिक्स में क्या होते हैं जल्दी बताओ। प्रोटियोग्लाइकन्स, और क्या होता है, Glycoproteins. glycoproteins, ग्लाइकोप्रोटीन्स, एक और होता है Glycoproteins, ग्लाइकोसो अमाइनोग्लाइकेंस, है ना, 3 चीजें होती हैं। gags. अच्छा ठीक है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, ये वास्कुलर नहीं होता क्योंकि इसकी जो ब्लड यूजुअली जो इसकी न्यूट्रिशन है वो जो बोन के टिश्यूज होते हैं, कैपिलरीज बोन में होती है यूजुअली, वहीं से या तो अपना ये न्यूट्रिशन लेता है या फिर जो नोवल फ्लूइड होता है जो जॉइंट कैविटी के अंदर, ये वहां से अपना वो लेते हैं। 3 टाइप के हैं, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, ये आप कार्टिलेज देख रहे हो। ठीक है, कार्टिलेज कितने टाइप के हो गए, हाइलाइन कार्टिलेज और हाइलाइन कार्टिलेज, और क्या होता है जी जल्दी fibrocartilage and elastic And cartilage. elastic एंड cartilage. हाइलाइन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉस्टल एंड आर्टिकुलर। आर्टिकुलर से क्या मतलब होगा जल्दी बताओ। Lines the जो articular surface where articulation joints form. Like- ये करेंगे आर्टिकुलर है कि कोस्टल है, होएंगे. ये कौन सा है, Articular. आर्टिकुलर है। Articular. यहाँ पे जो आएगा ये कौन सा होगा जो रिब्स पे आता है, Coastal. Coastal. कोस्टल कार्टिलेज, हाइलाइन कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, तो आपके पास आर्टिकुलर वो है जो जॉइंट्स की बोन्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी जगहों पे है जिसका ट्रेकिया हो गया या फिर इस पे हो गया क्या कहते हैं रिब्स में हो गया, दैट इज हाइलाइन कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, अच्छा जी, पेरिकॉन्ड्रियम क्या होती है, जिसका हर चीज को आपने देखा था, एक हर चीज कवर होती है, जिसका आपके पास मैंने आपको बताया था एक बारीक सा पेशिया से होता है जो हर चीज को कवर कर रहा होता है, जिसको हम बारीक सा बाज़ मसल्स के लिए डीप फेशिया भी यूज करते हैं, तो हर बारीक सा कवर कर रहा होता है। इसी तरह ये बोन्स को भी और कार्टिलेज को भी एक बारीक सी लेयर कवर कर रही होती है, जिसको हम कहते हैं, अगर बोन्स है तो उसको पेरियोस्टियम कहते हैं और अगर कार्टिलेज है तो पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। ठीक है, अब जो पेरिकॉन्ड्रियम है इसमें आपके पास कोई ऐसी चीज वो क्या कहते हैं सेल्स वगैरह नहीं होते इसमें, लेकिन ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये ऊपर वाली लेयर जो आप देख रहे हो यहाँ से लेके इधर तक, ये नीचे तो सेल पड़े हैं, ये जो ऊपर वाली लेयर आप देख रहे हो जो ज्यादा पिंकिश है, दैट इज पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, अब इसमें आपके पास क्या होता है कि इसमें आपके पास वेसल्स होती हैं और आपके पास कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, आपको मैं करीब से अगर दिखाती हूँ तो जी, आपके पास क्या है, ये इसमें नंबर 1 आपके पास इसमें आउटर फाइब्रस लेयर है, दिस इज द आउटर फाइब्रस लेयर जो बाहर आप देख रहे हो, इसमें सारे फाइबर्स हैं।
उसके बाद इसमें सारा कोलेजन, ब्लड वेसल्स, छोटी ब्लड वेसल्स नहीं होंगी, थोड़ी बड़ी होंगी बाहर वाली लेयर में। फाइब्रोब्लास्ट जो भी आप देखते हो, क्योंकि फाइब्रस लेयर है तो फाइबर्स होंगी। अंदर वाली लेयर में क्या है, अंदर वाली लेयर में ये आप देख रहे हो गोल गोल से स्पिंडल शेप, ये सेल्स हैं, ठीक है। ये कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल है जिनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो आपने ये याद रखना हमेशा कि आप इसकी जब भी बनाओगे इसकी 2 लेयर्स बनाओगे, ठीक है। मैं देखती हूँ कि अगर मुझे इसकी एक और कोई मिलती है तो मैं आपको इसके साथ ही बताती हूँ कि इसकी कोई डायग्राम मुझे अगर और नजर आई कोई तो। जी, कितनी लेयर्स हो गई पेरिकॉन्ड्रियम की? 2 layers. 2. 2 लेयर्स। Outer आउटर fibrous layer फाइब्रस and inner cellular layer. और जब हम फाइब्रस से बात करते हैं तो फाइब्रस का मतलब क्या होता है कि They contain fibers. फाइबर्स, ठीक है। उसमें और हर चीज में ब्लड वेसल तो है ही, ठीक है। आप इसको छोड़ो कि लार्ज है, छोटे हैं, बड़े क्या है, लेकिन ब्लड वेसल्स तो है ही, वरना फिर वो कैसे उसको जो है न्यूट्रिशन मिलेगी अंदर से आगे कार्टिलेज को, ठीक है। तो आपके पास क्या है, आपने ये बताना है। और इनर सेलुलर में आपने बताना है कि दोबारा फाइबर्स हैं, उसमें दोबारा कोलेजन भी है, उसमें फाइब्रोब्लास्ट तो अपने हर जगह पे लिखने बेटा, फाइब्रोब्लास्ट आपने लिखने नहीं भूलने, ठीक है। तो उसमें आपके पास आप क्या बताओगे कौन से इसके सेल, जल्दी बताओ कौन से सेल होंगे? Chondroblast. हमने Chondroblast. कॉन्ड्रोसाइट्स क्यों नहीं कहे? वो मैच्योर क्योंकि ये भी फॉर्मिंग सेल्स हैं, उनके प्रिकर्सर्स। एक्सीलेंट, इसलिए कि अभी ये जो है आपके पास फॉर्म कर रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं? कार्टिलेज। अभी इन्होंने Cartilage. कार्टिलेज फॉर्म करने हैं, तो सो दीज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। इसलिए आपने इसको जो है उन उसमें नहीं करना कंफ्यूज। इसी तरह ही आपको मजे की चीज है, पेरियोस्टियम भी होती है। पेरियोस्टियम जो है उसकी भी सेम इसी तरह ही होती है, उसकी भी आउटर फाइब्रस होती है पेरियोस्टियम की भी, और इनर जो है उसकी सेलुलर होती है, ठीक है। तो आपने ये पेरिकॉन्ड्रियम खाली आपसे पूछ सकती है मैडम वाइवा में कि पेरिकॉन्ड्रियम जो है उसका क्या जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको इसका दिखा भी देती हूँ एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा, मेरे पास इसके बहुत विजिबल डायग्राम्स तो शायद नहीं होंगी, चेक करती हूँ मैं मुझे मिल जाए। अच्छा खैर चलिए, अभी मेरे पास इसके बहुत से अवेलेबल नहीं है मेरे पास डायग्राम्स की। अच्छा, अब इसमें कार्टिलेज सेल्स आ जाते हैं जी। अब कार्टिलेज सेल्स जो हैं वो कौन से हैं, जल्दी बताएं, 2 टाइप के हैं, जल्दी बोलो। Chondrocyte and Chondrocytes and chondroblast. chondroblast. पहले कौन से बनते हैं? Chondroblast. Chondroblast. पहले कॉन्ड्रोब्लास्ट बनते हैं, Forming ठीक है cell. ना, जाहिर बात है। और कॉन्ड्रोब्लास्ट कहाँ पड़े हैं? In the Inner cellular layer. cellular layer. Cellular layer. सेलुलर लेयर में पड़े, ठीक है। वो थोड़े से आगे अंदर भी आ जाते हैं, लेकिन वो जो है बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर पेरिकॉन्ड्रियम रिमूव कर दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, Yes. Yes. है ना। इसका मतलब Yes, है ma'am. कि Because कार्टिलेज की वही तो जो form कार्टिलेज की पहले ही जो जिसकी ग्रोथ बहुत स्लो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स जो है लार्ज स्फेरिकल सेल्स होते हैं। ये तो कुछ स्फेरिकल से हमने सेल बनाए। कॉन्ड्रोसाइट ये नहीं है पूरा जो आप समझ रहे हो, कॉन्ड्रोसाइट ये अंदर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला ये सेल है, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं? इनर स्फेरिकल सेल होते हैं जिसमें सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है, ये जो अंदर आप देख रहे हो, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपके पास, इसमें साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोजन फैट है, एंड स्पेशली एक चीज आपने नहीं भूली, दैट इज बेसोफिलिक। कैन एनीबॉडी टेल मी इफ सम सेल इज बेसोफिलिक, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्यों बेसोफिलिक होता है? न्यूक्लिक एसिड उसकी एसिडिक नेचर है। जी, acidic Nucleic acids ठीक है, kicks in. सही है। अच्छा, इसके बाद ये रहते हैं छोटे छोटे कैविटीज में जिनको हम लैक्यूनी कहते हैं, दीज आर द लैक्यूनी, ठीक है। ये जो स्पेस देख रहे हो ना जिसमें पड़े हुए ये वाइट वाइट सी स्पेस, दैट इज लैक्यूनी, ठीक है। तो कहाँ रहते हैं, किस में रहते हैं? स्मॉल कैविटीज में रहते हैं। ये देखो जो स्पेस सी है लैक्यूनी है, जो अगर हमारी सेल्स की ली जाए तो हमारे लैक्यूनी जो है वो बिल्कुल फिलअप होंगे, आपको लैक्यूनी नजर नहीं आएंगे। लेकिन हम क्योंकि स्लाइड्स ड्रॉ करते हैं उन एनिमल्स की स्लाइड्स होती हैं जो कि डेड होते हैं, तो सेल थोड़े श्रिंक हो जाते हैं, इसलिए स्पेस विजिबल हो जाती है।
वरना अगर हमारे सेल की तो हमारे सेल बड़े होते हैं, फुले हुए होते हैं, तो ये स्पेस विजिबल नहीं होती है। ठीक है, अच्छा जी, आपके पास लेक्यूनी आगे ये हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है हाईलाइन कार्टिलेज। हाईलाइन को हम हाईलाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि इट्स अ ग्लास लाइक, ठीक है। इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो होता है वो बड़ा क्लियर सा होता है और यूनिफॉर्म होता है, इसलिए हमें जो है वो ग्लास लाइक अपीयरेंस मिलती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कोलेजन टाइप 2 होता है, आपने ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, कोलेजन टाइप 2 है नंबर 1। उसके बाद which is present at thin thread like structures, thin thread की तरह होता है। ठीक है, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उन कोलेजन फाइबर्स का सेम होता है as that of the ground substance, so that the cartilage appears glassy. Refractive index of, मैं इसको इजी कर देती हूँ, of collagen and ground के मैट्रिक्स आप कहेंगे and of surrounding matrix is same। ठीक है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो सब कुछ आपको क्लियर सा नजर आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो जी क्लास? Yes, ma'am. जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो ना तो आपको ग्राउंड मैट्रिक्स और कोलेजन दोनों का सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसलिए आपको तो सेम नजर आता है। ये इसकी कुछ लोकेशंस थी, आप इसके लोकेशंस ये पढ़ लेना, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, नेजल कार्टिलेज में, और बाकी ये ऊपर कॉन्ड्रोसाइट्स, अरे हम पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं, ट्रेकिया और ब्रोंकाई होते हैं, एपिफिजियल वो होते हैं। ठीक है, अच्छा, पेरिकॉन्ड्रियम, अब आपके पास आ गई है इसकी हिस्टोलॉजी। ठीक है, इसमें सबसे पहले बाहर क्या है, पेरिकॉन्ड्रियम है, बाहर क्या है, पेरिकॉन्ड्रियम है। इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, सबसे पहले बाहर क्या है बेटा, आपको क्या नजर आ रहा है सबसे पहले बाहर, इसमें जल्दी बताओ मुझे। पेरिकॉर्डियम पेरिकॉर्डियम। आपको इससे समझा देती हूँ, आउटर फाइब्रस इनर सेलुलर पेरिकॉन्ड्रियम है। उसके बाद आपके पास जो नीचे वाली लेयर है दैट इज लाइनिंग, द सेल्स आर लाइंग पैरेलल टू द पेरिकॉन्ड्रियम। आप देख रहे हो पैरेलल है ना, ये पैरेलल है अभी फिलहाल। ठीक है, एंड दीज आर द कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, देखिए पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स। उसके बाद आप देखोगे कि इरेगुलर पड़े हुए, कोई टेढ़ा मेढ़ा कोई इस तरह पड़ा हुआ है। ठीक है, सेकंड लेयर क्या है, इरेगुलरली अरेंज्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। उसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड आप यहाँ पे एक डिफरेंट चीज देख रहे होगे। पहले आपसे मैं दोबारा ये पूछती हूँ कि इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स ये डी शेप है, ये जो दो हैं, दीज आर द कॉन्ड्रोसाइट्स। ये कॉन्ड्रोसाइट नहीं है। ठीक है, ये कॉन्ड्रोसाइट नहीं है, इसको हम कह रहे हैं टेरिटोरियल मैट्रिक्स। अब टेरिटोरियल मैट्रिक्स का क्या मतलब है और इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स का क्या मतलब है? टेरिटरी का मतलब क्या? A boundary. स्पेसिफिक Boundary. एरिया ठीक है, स्पेसिफिक एरिया, बाउंड्री। अब देखो ना, ये इसकी बाउंड्री है, इसी तरह ये इनकी बाउंड्रीज है ना, है ना, इसी तरह ही है ना। यस मैम। ठीक है ना, और ये लेक्यूनी में पड़े हुए हैं, ये लेक्यूनी है, व्हाइट जो बीच में स्पेस है दैट इज लेक्यूनी। आपको समझ आ रही है ना, दिस इज लेक्यूनी जो व्हाइट Yes. स्पेस है बीच में, है ना। अब ये है कि आपके पास टेरिटोरियल मैट्रिक्स जो है वो कॉन्ड्रोसाइट्स को सराउंड कर रहा होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स को सराउंड कर रहा होता है। एंड व्हाई डज इट अपीयर ब्लू? बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ व्हाट, क्या चीज होगी जिसमें इसको ब्लूइश अपीयरेंस देगी मैट्रिक्स को? Basophilic Yes. बेसोफिलिक क्या ग्रेन्यूल्स। चीज होगी? ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स नहीं होते बेटा जी, Collagen. जी बेटा, क्या होगा जो उसको देगा? The territorial matrix is the tissue surrounding the chondrocyte and is basophilic because there is high concentration of what? जल्दी बताओ। Chondroitin. Chondroitin sulfate। chondroitin आप सल्फेट भी आप कह सकते हो, मैं क्योंकि मुझे अंदाजा ही है कि chondroitin सल्फेट है। ठीक है, क्या है टेरिटोरियल मैट्रिक्स? ये मुझे कोई बताएगा? दिस इज द टेरिटोरियल मैट्रिक्स सराउंडिंग द, और ये व्हाइट वाला एरिया लेक्यूनी है, ये व्हाइट वाला एरिया लेक्यूनी है, ये क्या है? टेरिटोरियल मैट्रिक्स है ना। इसमें क्या है, क्यों ब्लू है? बहुत ज्यादा जल्दी बताएं। Chondroitin Chondroitin sulfate sulfate की अच्छा, concentration. ये दरमियान में जो है लाइटर एरिया, दिस इज इंटर टेरिटोरियल, यानी कि दरमियान वाला एरिया है।
दिस इज इंटरटेरिटोरियल। अब इसमें क्या कम हो गया, जो ब्लू कम हो गया, जल्दी बताओ। अभी आपने पढ़ा है कि ब्लू Chondroitin Less sulfate chondroitin का sulfate. Less लेस chondroitin sulfate। ठीक है, एक समझ आ गई ये चीज, इसमें तो मुश्किल नहीं। ठीक है, तो आपने क्या बताना है, आप जब भी कोई कार्टिलेज बनाओगे तो आप बनाओगे एक तो ये सेल्स बनाओगे, और सेल्स जो होते हैं यूजुअली डी शेप होते हैं। ये देखिए डी शेप है, जब आपस में इकट्ठे जुड़ते हैं ना तो कंप्रेस हो जाती है उनकी ये साइडें, एडजेसेंट साइड कंप्रेस हो जाती है, तो यूजुअली आप देख रहे हो डी शेप पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं आपको उसी डायग्राम की तरफ लेके जाती हूँ दोबारा। ये देखो डी शेप आप देख रहे हो, है ना, डी शेप से। डी शेप का मतलब है कि डी की तरह बने हुए, जो आपका अल्फाबेट डी है उसकी तरह पड़े हुए, क्योंकि ये आपस में जब पड़े होते हैं कंप्रेस हो जाते हैं। जो चीजें जब साथ इकट्ठी होती है उनकी वॉल्स कंप्रेस हो जाती है, सो दे बिकम फ्रॉम स्फेरिकल टू डी शेप बन जाते हैं। अच्छा, अब आइसोजिनस ग्रुप्स क्या है? आइसोजिनस ग्रुप ये होता है कि एक जो कॉन्ड्रोसाइट है, ये एक कॉन्ड्रोसाइट है, इसके अंदर कितने कॉन्ड्रोसाइट पड़े हैं जल्दी बताओ, इसके अंदर कितने कॉन्ड्रोसाइट्स हैं? 6 इसके अंदर कितने हैं? 6 4 4। और इसके अंदर कितने हैं? 2 2। ठीक है, ये कॉन्ड्रोसाइट एक है, ये 2 डी शेप कंट्रोल, दूसरा है डी शेप की तरह, डी अल्फाबेट की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, और इसमें बीच में न्यूक्लियस देख रहे हो। एंड द कॉन्ड्रोसाइट्स आर बेसोफिलिक एसिडोफिलिक? basophilic Basophilic. why do a cell appear basophilic? Because of more chondroitin sulfate. and बेटा आपका टाइम कितने बजे तक है मेरे साथ लेक्चर का? It's 9:45 Ma'am. तो वहाँ पे 11 ना? 11 I think. मैम 11 तक है, 11 ठीक तक है, है सही है, क्या? ठीक है, टाइम है हमारे पास, बस खत्म हो जाएगा काटने 10 मिनट में। जी, आपको समझ आ गया बेटा हमने क्या क्या चीजें की? हमने सबसे पहले, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, पेरिकॉन्ड्रियम की, उसमें आउटर फाइब्रस की, इनर सेलुलर किया। इनर सेलुलर में क्या पढ़े? कॉन्ड्रोब्लास्ट पढ़े। ये देखिए कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाए दिए हुए इन्होंने। ठीक है, सारे कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं, अंदर भी है कॉन्ड्रोब्लास्ट और थोड़े से बाहर की तरफ भी कॉन्ड्रोब्लास्ट आ जाते हैं। फिर हमारे पास ये आ गया एक कॉन्ड्रोसाइट। इसकी कॉन्ड्रोसाइट में, जी, कॉन्ड्रोसाइट में आपने क्या देखा कि आपके पास क्या है कि आपने सेल पढ़ा है। अगर अकेला सेल है तो स्फेरिकल शेप है, क्योंकि वो अकेला है, उसको दबाने के लिए कोई है नहीं। और किसमें पड़ा है वो? किसमें पड़ा होता है? वैक्यूम में पड़ा होता है। ठीक है, और उसके बाद उसके बाहर कौन सा मैट्रिक्स होता है? कौन सा मैट्रिक्स होता है? territorial टेरिटोरियल मैट्रिक्स बाहर है, और इनके दरमियान में सारा ये क्या कौन सा मैट्रिक्स है? Interterritorial. उसमें क्या कम होता है? chondroitin sulfate कंड्राइटिन कम होता है, कंड्राइटिन कम होता है, और कोलेजन यहाँ पे थोड़ी ज्यादा हो जाती है। कोलेजन पड़ी हुई है ना, कोलेजन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमने पहला क्या उसका अरेंजमेंट है कॉन्ड्रोसाइट का? parallel पैरेलल। उसके बाद दूसरा क्या है? irregular दाएं तरफ मुंह को, कोई किसी ने दाएं तरफ मुंह किया हुआ है, कोई नाराज पड़ा हुआ है, कोई खुश है, आपस में गले मिल रहे हैं, कोई किसी तरफ है, कोई किसी तरफ पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दरमियान में एक आ जाता है कौन सा ग्रुप? आइसोजेनस ग्रुप। Isogenic. आइसोजेनस ग्रुप का मतलब ये होता है कि जो 8 हैं इनमें से कोई एक जो है सिंगल, वो पेरेंट कॉन्ड्रोसाइट था, उसने डिवीजन की, माइटोसिस की है, और वो बनाता गया। ठीक है, तो असल में जो 8 हैं दे आर द प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल सेल। जो अंदर है किसी भी सिंगल सेल के, वो आगे से जो है डिवीजन के थ्रू वो है पड़े हुए हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस हुए हैं। ये भी हो सकता है, या ये भी पेरेंट सेल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय वन सिंगल सेल। ठीक है, ये नहीं होता कि कोई यहाँ से उठ के आ गया, कोई इधर से उठ के आ गया, कोई यहाँ से आ गया। एक ही होता है सेल, वो डिवाइड करता है, उसी के अंदर अपने टेरिटोरियल में, हो सकता है ये डिवीजन शुरू कर दे, तो ये 7-8 बनाएगा, और वो सारे उसके अंदर ही टेरिटोरियल मैट्रिक्स के अंदर ही अपने उसके अंदर ही कन्फाइन होते जाएंगे। जी बेटा, आपको समझ में आ गया आइसोजीनस ग्रुप्स का? yes ma'am क्या है आइसोजीनस ग्रुप का? क्या मतलब है कि मैम रिपीट करें, मेरा एक नेट सेल में चला divide एक shape आइसोजीनस mitosis ग्रुप का करेगा मतलब ये है और कि, हाँ जी, कि जब कॉन्ड्रोसाइट्स अगर ज्यादा पड़े हैं तो उसमें से कोई एक जो है उनका वो पेरेंट सेल है, और उस सेल ने डिवाइड करके ही उनको बनाया है, वो कहीं बाहर से नहीं आए। ठीक है, ma'am जी बेटा।
मैम आपने बोला कि कॉन्ड्रोसाइट्स जो अंदर सेल्स हैं वो भी बेसोफिलिक है मैम, वो भी कॉन्ड्राइटिन सल्फेट की वजह से बेसोफिलिक है। नहीं, वो मैं क्वेश्चन मेरा बीच में रह गया। मैं आपको नहीं तो सेल में शुरू से ही पढ़ा होगा कि आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सेल को शेप देता है, सेल को बेसोफिलिया देता है। बेटा सेल के अंदर तो Yes, मैट्रिक्स ma'am, नहीं होता, okay. आपने सेल सारा पढ़ लिया फिजियो में, बायोकेमिस्ट्री में, Excuse me, कभी ma'am, सेल में जो- मैट्रिक्स का नाम सुना है? जो पेरेंट सेल होगा मैम वो डीजेनरेट नहीं हो जाएगा? नहीं बेटा नहीं, वो माइटोसिस आपके पास हो गया। नहीं आप ये समझ लो डिजेनरेट होता है या नहीं होता, चाहे तो दो में तो स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन कोई उसमें से एक सिंगल यानी कि वो कोई होगा पेरेंट। अब मुझे इतना डिटेल तो नहीं पता, सच्ची बात है, जो मुझे नॉलेज है आपको वही दे रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि वो एक ही किसी सेल के सारे उससे डिवीजन से बने होंगे। कहने का मतलब सिंपल ये है, ठीक है, यस मैम। बाहर से नहीं आए होंगे। अच्छा ये हो गया आपके पास कौन सा, हाईलाइन कोस्टल कार्टिलेज। इसमें पेरिकॉन्डियम है हाईलाइन कोस्टल कार्टिलेज में? Yes. Yes, Ma'am. ma'am. हाईलाइन Yes, ma'am. पेरिकॉन्डियम होती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपके पास आ जाता है ये वही सारी बातें कि आपके पास ये हमने वही पढ़ लिया सारा, ठीक है, कि पहले फ्लैटेंड सेल हैं जो पैरेलल अरेंज्ड हैं, उसके बाद इरेगुलर अरेंज्ड हैं, उसके बाद आइसोजेनियस ग्रुप्स में है। ग्रुप्स का मतलब है कि रिप्रेजेंट ऑफ अ सिंगल पेरेंट सेल, यानी कि सेल्स जो हैं वो एक ही पेरेंट सेल से आगे बने हुए हैं, ये आप हम पढ़ चुके हैं। अच्छा अब मैट्रिक्स ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, कोलेजन होता है, प्रोटीओग्लाइकन, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड वाटर, ठीक है, कार्टिलेज में वाटर भी होता है। अभी मैंने आपको बताया कि कोलेजन टाइप 2 इसमें होता है, लेकिन वो नजर नहीं आता। क्यों नहीं नजर आता? इसलिए क्योंकि उसके सेम उसका रिफ्लेक्टिव Same इंडेक्स और refractive ग्राउंड index. सब्सटेंस सेम है। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स same का है। उसका सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत पूछते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको कोलेजन फाइबर नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं? नो मैम। No. इसलिए कि उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और ग्राउंड सब्सटेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो आपकी आंखों को आएगा लगेगा वो आपको सेम है, इसलिए वो आपको नजर नहीं आएगा माइक्रोस्कोप के अंदर। और दूसरी बात ये बहुत छोटे होते हैं, जो है 10 to 25 नैनोमीटर होते हैं, वो वैसे नजर नहीं आएंगे, जाहिर बात है। अच्छा उसके बाद उसके बाद आपके पास टेरिटोरियल और इंटर टेरिटोरियल हमने पढ़ लिया था। प्रोटीओग्लाइकन्स में क्या है, कोलेजन आपने पढ़ ली, प्रोटीओग्लाइकन्स में कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है, hyaluronic एसिड है और केराटिन सल्फेट है। और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट मैंने आपको लिख दिया बेसोफिलिक स्टेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके जो मैंने कुछ लिखे थे ताकि बच्चे उसमें कोई गलती ना करें, ठीक है। नंबर 1, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट पेयर इन लैक्यूना, ये पेयर है, दो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं जी। कॉन्ड्रोसाइट्स बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म ड्यू टू, क्या लिखा हुआ है जल्दी बताएं? Rough endoplasmic More reticulum. rough endoplasmic. More. So please remember, cytoplasm of chondrocyte is basophilic due to rough endoplasmic reticulum, but matrix is basophilic due to Chondroitin. Chondroitin sulfate. Chondroitin ये बच्चे Chondroitin बहुत गलती sulfate. करते हैं, ये बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। टेरिटोरियल मैट्रिक्स इज मोर बेसोफिलिक ड्यू टू, ठीक है जी, मैट्रिक्स जो है उसमें कॉन्ड्राइटिन सल्फेट होता है, ठीक है, इसलिए मैट्रिक्स बेसोफिलिक होता है। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट ज्यादा किसमें होता है, टेरिटोरियल में, इंटर टेरिटोरियल में? Territorial. Territorial. ठीक है ना, और इंटर टेरिटोरियल में भी होता है, लेकिन वो क्या होता है, Less कम होता है। थोड़ा कम कम होता है इंटर ठीक है? उसमें उसमें कोलेजन पड़ी होती है साथ, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये क्या, आप इसको क्या कहोगे जल्दी बताओ, इसको सारे को आप क्या कहोगे स्ट्रक्चर को? नहीं पूरा आप क्या कहोगे? टू कॉन्ड्रोसाइट्स, Pair of Pair in chondrocytes in a lacuna. lacuna. इन लैक्यूनी, ठीक है, या फिर आप कहोगे कॉन्ड्रोसाइट्स रिजाइडिंग इन लैक्यूनी, ठीक है। और इसके बाहर ये क्या है, टेरिटोरियल मैट्रिक्स, जहाँ पे कॉन्ड्राइटिन सल्फेट बहुत ज्यादा है और कोलेजन कम है, लेकिन यहाँ पे सारा कोलेजन बहुत ज्यादा है और इस जगह पे कॉन्ड्राइटिन कम है जी। उसके बाद ग्लास लाइक मैम हम अपीयरेंस, टेरिटोरियल मैट्रिक्स सिर्फ अच्छा उसके बाद आपके पास आ जाएगा ग्लास लाइक अपीयरेंस, ठीक है जी, ग्लास लाइक अपीयरेंस बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोलेजन टाइप 2 fibrils have the same refractive index as surrounding matrix। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आपने 4 पॉइंट्स इस जहन में रखने हैं, इनको नहीं भूलना।
ठीक है। अच्छा, ये हम ग्रोथ हम एंड पे पढ़ लेंगे, ग्रोथ बहुत आसान है, मैं आपको एंड पे बताती हूँ, पहले मैं इंपॉर्टेंट खत्म करूँ। फाइब्रोकार्टिलेज, सबसे पहला पॉइंट मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, नो No perichondrium. पेरिकॉन्ड्रियम, Perichondrium. ठीक है, इसमें पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती है, ठीक है, कोस्टल में थी, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, टाइप 1 कोलेजन है, हाईलाइन में कौन सी थी, टाइप Type 2. कोलेजन। Type 2 collagen. ठीक है, टाइप 2 टाइप 2 कोलेजन, ठीक है। two. इसका मैं आपको स्ट्रक्चर और दिखाती हूँ, आप इसके सबसे पहले वो रीजन देखो, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, क्यूबिक सिम्फिसिस है जो आप अभी बोन का पढ़े थे, आगे जॉइंट बनता है, ठीक है। इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क से अगर जॉइंट के अंदर कोई डिस्क होती है, ग्लिनोइडल लेब्रम, जो एसिटेबुलर लेब्रम, जो आपको याद होगा कि हिप बोन का जो एसिटेबुलम होता है उसके पास कार्टिलेज सा लगा होता है, ठीक है। ये सारे जो हैं दीज आर द टाइप ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। इसकी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, देखें डायग्राम इसकी बहुत ही इजी है, फाइब्रोकार्टिलेज। अब आप इस डायग्राम में क्या देख रहे हो, दो चीजें, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है, नो पेरिकॉन्ड्रियम, नो पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। कोलेजन फाइबर No बंडल्स perichondrium. इतने ज्यादा है, इसमें बंडल्स में पड़े हुए हैं, इसमें बंडल्स में पड़े हुए हैं। हाइलाइन कार्टिलेज में क्या थे, बंडल्स में नहीं थे, उसमें नहीं थ्रेड लाइक पड़े हुए थे, दूर दूर, वो नजर ही नहीं आते थे, ठीक है। और इसमें हाइलाइन में कॉन्ड्राइटिन इतना ज्यादा था कि वो नजर ही नहीं आते थे। कोलेजन, यहाँ पे कोलेजन नजर आ रहे हैं, Yes. यस ठीक है, कोलेजन कोलेजन। कोलेजन कौन सा टाइप का है, टाइप 1. 1 टाइप 1, शाबाश, ये भी याद रखना है। हाइलाइन में कौन सा था, 2. टाइप 2 टाइप 2 था, 2. ठीक है। अच्छा, इसमें पेरिकॉन्ड्रियम है, नहीं है, हाइलाइन में पेरिकॉन्ड्रियम थी। Yes. यस Yes. अच्छा, तो हाइलाइन की भी दो टाइप है, याद रखना, हाइलाइन में कोस्टल में पेरिकॉन्ड्रियम होती है, आर्टिकुलर में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती है, अभी आर्टिकुलर भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आर्टिकुलर में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज आपने और क्या चीज देख रहे हो, कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स कैसे पड़े हुए हैं, Rose. रो में, Pair. ठीक है, पेड़ में नहीं है, पेड़ तो अंदर है, पेड़ तो अंदर है, लेकिन रोज में एक पड़े हुए हैं, लाइन के अंदर यानी कि एक लाइन में पड़े हुए हैं, ठीक है, सही है। दूसरी बात के यहाँ पे आइसोजेनस ग्रुप्स देख रहे हो, No. No. नहीं, यहाँ पे आइसोजेनस ग्रुप्स नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास ये देखिए सारे फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर, और दरमियान में क्या पड़े हैं, ये देखो, दरमियान में क्या पड़े, Chondrocytes. कॉन्ड्रोसाइट्स पड़े हैं, ठीक है। और ये जो व्हाइट सा कॉन्ड्रोसाइट्स के साइड पे व्हाइट सा एरिया देख रहे हो ना, ठीक है, यहाँ पे सारा ग्राउंड सब्सटेंस है, यहाँ पे फाइबर्स नहीं है, ये देखो, द रीजन सराउंडिंग द लेक्यूनी इमीडिएटली आर फ्री ऑफ फाइबर्स एंड हैज ग्राउंड सब्सटेंस, ये ग्राउंड सब्सटेंस पड़ा हुआ है। अब इतना सा ग्राउंड सब्सटेंस है तो बेचारे ने ब्लूइश अपीयरेंस तो नहीं देनी, यूजुअली ग्राउंड सब्सटेंस ब्लूइश अपीयरेंस देगा और कोलेजन पिंकिश अपीयरेंस देती है। जी क्लास सही कह रही हूँ, ग्राउंड सब्सटेंस क्या अपीयरेंस देता है अगर ज्यादा हो तो, Basophilic. Blue appearance. ब्लू अपीयरेंस देता है, बिल्कुल सही। और अगर कोलेजन ज्यादा हो तो क्या देगा, Acidophilic. Pinkish. Pink. तो इसलिए यहाँ पे Pink. हमें क्या नजर आ रहा है, क्योंकि कोलेजन सारी है, देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बस ग्राउंड सब्सटेंस है, इसलिए हमें यहाँ पे ज्यादा पिंकिश नजर आ रहा है, ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज की तरफ आ जाते हैं, प्रेजेंट वेयर सपोर्ट विद फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड, और येलोइश होता है, ठीक है। इसकी पहले मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ, फिर मैं आपको इसकी डायग्राम बताती हूँ। आपका जो अम्मा पकड़ के कान मरोड़ती हैं अक्सर, जब कोई काम ना हो तो जो आपका कान पकड़ के मरोड़ा जाता है ना, वो असल में इलास्टिक कार्टिलेज होता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका एक और, आपने ये सेशन ट्यूब पढ़ी होगी, आपने शायद सुना हो, कान की एक ट्यूब है, ठीक है, उसमें होता है आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस में होता है, जो आपके कान का जो बाहर वाला एरिया है जिससे अंदर आवाज जा रही होती है, उसमें होता है। सबसे इंपॉर्टेंट एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस आपके पास ये पड़ा हुआ है। लेरिंजियल कार्टिलेजेस, इसमें सारों में क्या है आपके पास, इलास्टिक, Cartilage. क्या है, Elastic cartilage. Elastic इलास्टिक cartilage. कार्टिलेज है, ठीक है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आपको किस तरह भी एमसीक्यू आ सकता है, हो सकता है मैं दे दूं
कि आपको मैं 4 लोकेशंस 5 लोकेशंस बता दूं। मैं कहूँ जी प्यूबिक सिम्फिसिस है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, एपिग्लॉटिस है और रिब्स हैं और नी जॉइंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द इलास्टिक कार्टिलेज? तो आप एपिग्लॉटिस को टिक करेंगे, ठीक है। ये आपके पास आ गई उसकी लोकेशन। स्ट्रक्चर यहाँ पे क्योंकि थोड़ा मुझे मुश्किल सा आपके लिए लगता है कि आपको थोड़ा वो होगा, मैंने इसलिए बेहतर समझा कि मैं आपको इससे पढ़ाती हूँ। जब आप डायग्राम देख के पढ़ोगे तो डायग्राम देख के आपको ज्यादा इजी समझ आ जाता है। क्यों? एम आई राइट? Yes. अब बताओ, इन डायग्राम से ज्यादा बेहतर समझ आएगा कि आपको इस डायग्राम से ज्यादा बेहतर समझ आएगा? नहीं मैम, hand drawn. हैंडमेड से ज्यादा समझ आती है। सबसे पहले हमने क्या बनाई? पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम के आपने बोल सेल बनाने, इसमें छोटे छोटे तो बनाए या बहुत ज्यादा विजिबल ही नहीं है, ठीक है। और लेकिन आपने बनाने हैं ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। ये क्या पढ़े हुए अब दोबारा? Chondrocytes. इसमें आपने बनाना हो तो एक आध कोई आइसोजेनिस बना देना, लेकिन तो इसमें आइसोजेनिस इसमें भी नहीं भी बना दे तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये दरमियान में आपके पास असल में क्या जा रहे हैं सारे? ये बड़े बड़े से, ये बड़े बड़े इलास्टिक फाइबर्स। आज इलास्टिक फाइबर्स, ये लंबे लंबे आप देख रहे हो जा रहे हैं, लंबे लंबे। अब बीच में इनको मैं अगर थोड़ा सा इनको ब्राइट करती हूँ, मैम बीच में इसमें भी ग्राउंड सब्सटेंस बहुत कम होगा। नहीं, इसमें है, मैं आपको बताती हूँ, इसमें थोड़ा सा विजिबल शायद नहीं हो रहा। ये ब्लू ब्लू सा सारा देखिए इन्होंने स्टेन किया हुआ है, ये ब्लू सा सारा, ये यूं आ रहे हैं फाइबर, फाइबर यूं करके आ रहे हैं, ठीक है। मैम ये ऊपर से नीचे आ रहा है जी, ऊपर से नीचे, बीच में आप कहीं तोड़ दोगे या कुछ कर दोगे। ये तो मैं आपको एक जनरल डायग्राम दिखा रही हूँ ना, अभी आगे डायग्राम तो आपको आप बनाने के लिए मैडम भी आपको भेजेंगी, ठीक है। ये ऊपर से नीचे भी आप बना सकते हो, बीच में तोड़ देते हो, ठीक है। वो आपको मैं इसका देखती हूँ, अगर इसकी मुझे कोई और डायग्राम मिलती है तो मैं आपको इसकी देख के बताती हूँ। लेकिन इसमें आपने क्या क्या देखा? नंबर 1 स्ट्रक्चर, जी क्या क्या देखा आपने? जी Perichondrium, chondrocytes, Elastic fibers. और बीच में क्या है? ground substance. ground Elastic substance, fiber. इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। अच्छा, इसकी मैं आपको देखती हूँ, मुझे कुछ थोड़ा सा और इसके जो जनरल सी डायग्राम मिल जाए ना अगर, तो उसकी मैं आपको देखती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक दो बातें हो गई। मैंने आपको बताया हाईलाइन कितने टाइप का है, मुझे पहले बताएं। 2 types. Two types. हाईलाइन 2 टाइप्स का, ठीक है ना। तो अगर हाईलाइन 2 टाइप्स का है तो उसमें कौन कौन से 2 टाइप्स आ रहे हैं? Articular and coastal. आर्टिकुलर एंड कोस्टल। उसमें कोस्टल में पेरिकॉन्ड्रियम है? Yes. नो yes, Yes. कोस्टल में है, फाइब्रो आर्टिकुलर में है, article में नहीं है, फाइब्रो में No, है, fiber में नहीं है. फाइब्रो में नहीं no, फाइब्रो में नहीं है। आर्टिकुलर में भी नहीं। आर्टिकुलर में है क्या? नो नहीं. नो आर्टिकुलर में भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसके साथ No, मैंने आपको नहीं इसकी है। दूसरी No. डायग्राम भी शेयर करती हूँ। ये भी उसी की तरह की Plastic. डायग्राम है, जस्ट फॉर आप एक उसके लिए बस, कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इतनी क्लियर शायद नहीं होगी, लेकिन आपको, क्योंकि मैंने अभी ये नट से लिया। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं बीच में ये सारे इलास्टिक फाइबर इस तरह पड़े होते हैं एक्चुअली, ठीक है। और बीच में सारा बाकी ब्लू अपीयरेंस है, सारा बेसोफिलिक मैट्रिक्स है, असल में इस तरह पड़े होंगे, ठीक है, जो आप बनाओगे, सही है। और यस। बाकी ऊपर नीचे क्या है? ये पेरिकॉन्ड्रियम है। अच्छा, क्या आर्टिकुलर में पेरिकॉन्ड्रियम होती है? नो मैम। No. नो no, article नहीं में होती, आर्टिकुलर में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती है, ठीक है। ये डायग्राम मैं रिमूव करी बिकॉज मुझे ये नहीं चाहिए, ये आपको सिर्फ एक दिखाने के लिए था कि ये लंबे लंबे से जो है ना थोड़े से फाइबर्स सा कट कट के आपस में आ रहे होते हैं करके दरमियान दरमियान में, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ एक और चीज के इसमें हमने अब तक क्या पढ़ लिया जी। कोई सबसे पहले नंबर 1 पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम आर्टिकुलर में नहीं है, और पेरिकॉन्ड्रियम किस में नहीं है? Fibro में. कार्टिलेज में नहीं है। अच्छा, सब इलास्टिक कार्टिलेज में कौन से फाइबर्स हैं, जल्दी बताएं। इलास्टिक फाइबर्स। Elastic इलास्टिक fiber. फाइबर्स हैं। बाकी उसमें हाईलाइन में कौन से हैं और फाइब्रो में कौन से हैं? कोलेजन।
कोलेजन है। और फाइब्रो में कौन सी टाइप है कोलेजन की? कोलेजन टाइप One. 1 Type 1. कोलेजन टाइप 1. वन कोलेजन टाइप 1 है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या कहते हैं उसमें कौन सी है, हाईलाइन में कौन सी है? 2 टाइप 2 Type टाइप 2. 2 टाइप 2 उसमें टाइप 2 आ जाती है आपके पास, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात आपके पास पेरिकॉन्ड्रियम की आउटर फाइब्रस और इनर सेलुलर Cellular. सेलुलर, ठीक है, एक बात हो गई। अच्छा, उसके बाद आपके पास दूसरी बात कि आपने उसमें कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाने हैं और कुछ कॉन्ड्रोब्लास्ट आपने मतलब है कि उसके दिखाने इनर सेलुलर लेयर में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या बताना है, जो बाकी दिखाने हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट्स से होंगे सारे अंदर, जो कार्टिलेज के अपने होंगे वो सारे कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे विच आर रिजाइडिंग इन अ, किसमें रिजाइड कर रहे होते हैं? Lacunae. Lacunae. लेकिन में रिजाइड करते हैं। उसके बाद आपने Lacunae. क्या बताना है कि उसमें और क्या क्या आता है जी? कौन सा टेरिटोरियल बताएंगे? Territorial टेरिटोरियल matrix. मैट्रिक्स, ठीक है। टेरिटोरियल मैट्रिक्स जो है उसमें आप क्या बताओगे कि क्या वजह है, क्यों टेरिटोरियल Chondroitin मैट्रिक्स जो है ब्लू होता है? Excessive chondroitin sulfate. chondroitin sulfate चंद्राइटिन सल्फेट ज्यादा होता है, और आपके पास ज्यादा कम क्या होता है फिर यहाँ पे? collagen कोलेजन कम होगा, Collagen. कोलेजन कम होता है। कोलेजन कम होता है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी वाली है वो उसमें collagen ज्यादा होता है but chondroitin sulfate is और less. बिल्कुल इसमें, हाँ ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ही है, सही है। अच्छा, और आपके पास और क्या चीज थी? आइसोजेनस ग्रुप्स क्या होते हैं? जब एक Parent कॉन्ट्रोसाइट cells. माइटोटिक डिवीजन्स पेरेंट करके सेल और डिवीजन करके माइटोसिस से डिवाइड कर जी जाता है। नहीं, अब लड़कों में से कोई बताया मुझे। जी बेटा, वो चीज जी जी बॉयज में से कोई बताए? what do you mean by isogenous group? जी बेटा, आइसोजेनस ग्रुप का क्या मतलब होता है? जी क्लास, कैन यू हियर मी? जी क्लास, यस मैम। जी आइसोजेनस ग्रुप का मतलब क्या होता है? मैम इसका मतलब होता है कि सिंगल टाइप के वो पेरेंट सेल से जो है वो सारे बने हुए हैं। पेरेंट सेल से सारे बने होते हैं, ठीक है। तो मुझे कुछ डायग्राम्स की मैं एक और ढूंढ रही थी आर्टिकुलर की भी, मैं आपको इसके और भी डायग्राम भेज दूंगी, लेकिन खैर। अच्छा, अभी आ रहा था आर्टिकुलर। चलो, ये हमारे पास कार्टिलेज हो गया, हमने फाइब्रो भी पढ़ लिया, इलास्टिक भी पढ़ लिया, और हमने वो भी पढ़ लिया। इसमें कोई आपको मसला हो बच्चे? जी उसमें कोई आपको मसला हो? नो मैम। मैम No, ma'am. ठीक है। अगर कोई एक आध छोटी मोटी कोई चीज रह भी गई तो मैं आपको वो अगले जो लेक्चर होगा हमारा, वो भी हमारा थोड़ा सा रिवीजन का होगा अगले हफ्ते, और उसमें मैं आपको अगर रह भी गया तो शुरू के 10-15 मिनट में आपको किसी कोई चीज बता दूंगी, ठीक है, अगर कोई रह गया कार्टिलेज का। लेकिन उसके लिए आपने मैम ये परेशान इसलिए टेजेंटल जोन क्या है? बेटा, आपको इसका नजर आ रहा है? मुझे थोड़ी सी ब्लड सी स्लाइड नजर आ रही है, आपको नजर आ रहा है इसका बिल्कुल क्लियर? No, ma'am. Clear तो नहीं है ये. हाँ, मुझे असल में मुझे सिर्फ इसके मैम ब्लरी जोन्स है। मुझे याद है, मैं आपको बाद में बताती हूँ, मैं आपको सिर्फ इसके जोन्स बता देती हूँ, ठीक है। टेंजेंशियल जोन क्या है, या मैम छोटा वाला जोन क्या है फाइब्रो आपने? कार्टिलेज तो फिर रिपीट कर देंगी? बेटा सबसे आसान और मुझे सबसे जो स्लाइड अच्छी लगती है ना दुनिया में, मुझे फाइब्रो कार्टिलेज की लगती है, तो क्यों मुश्किल लग रहा है मुझे बताओ? मैं मुश्किल लगी वो ध्यान नहीं दिया था। कुछ भी नहीं, तुम जागो जरा, उठो। पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है, सारा कोलेजन है, और आपके पास ये रोज में पड़े हुए हैं, और थोड़ा सा बिल्कुल कॉन्ड्रोसाइट के साथ साथ थोड़ा सा कहीं कहीं पे आपके पास ग्राउंड सब्सटेंस होता है, यानी कि यहाँ पे आप हल्का सा ग्राउंड सब्सटेंस बनाएंगे, और बाकी जो आपके पास ओके कोलेजन मैम, टाइप होते हैं आपके पास 1 होता है, ठीक है। बंडल की ओके फॉर्म में। अच्छा, अब इसको मैं आपको बता देती हूँ, मैं इसकी डायग्राम को ढूंढ के ना आपके प्रेजेंटेशन में भी डाल दूंगी, और देखूंगी अगर मुझे कोई अपनी उस पर भी मिल जाए तो क्या कहते हैं। हाँ, इसमें फिलहाल आपने ये ध्यान में रखना है कि बिल्कुल जिस तरह उसका था ना
कॉस्टल का, कि कॉस्टल में सिर्फ इसमें फर्क है, इसमें देयर इज नो पेरिकॉन्ड्रियम, आप पेरिकॉन्ड्रियम ऊपर नहीं देख रहे, ठीक है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, पेरिकॉन्ड्रियम आप ऊपर आपको नहीं नजर आ रही, ये कॉन्ड्रोसाइट्स नजर आ रहे हैं। तो आपको कॉन्ड्रोसाइट्स पहले किस तरह नजर आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह हाईलाइन की तरह। पहले उनकी क्या थी, जो थी फेज, पहले उनका क्या था, कौन सी अरेंजमेंट थी, पैरेलल पड़े पहले मैम आपने क्या क्या पढ़े कहा थे, है? पैरेलल थे, पैरेलल टू द सरफेस थे, ये भी पैरेलल टू द सरफेस है। दूसरे किस तरह पड़े हुए हैं, देखो दूसरी लेयर क्या थी हाईलाइन के लिए, Irregular. Regular. इरेगुलर, तो रेगुलर इसमें भी ये रैंडमली अरेंज पड़े हुए, इरेगुलर इरेगुलर पड़े हुए, ठीक है, इरेगुलर पड़े हुए। उसके बाद तीसरी लेयर में आइसोजेनियस आइसो तीसरी लेयर में दे बिकम अरेंज्ड एट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस में अलाइन कर जाते हैं, इसी तरह ही है, ठीक है। पहले ये पैरेलल टू द सरफेस पड़े हुए थे, फिर इरेगुलरली अरेंज्ड, देन दे अलाइन देमसेल्व्स एट Perpendicular to the perpendicular surface. to the surface, ठीक है, ये इनका एक जोन होता है। उसके बाद थर्ड जोन पे होता है कि जहाँ पे ये स्वेल कर जाते हैं, ठीक है, और स्वेल करके ये अपना जो है कार्टिलेज बनाना शुरू कर देते हैं बोन के साथ साथ, और ये बोन पड़ी है, दिस इज बोन, ये क्या पड़ी है यहाँ पे बोन पड़ी है, ठीक है। तो आपके पास इसके 4 जोन हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास वही पैरेलल, ठीक है, और इसमें आपके पास कौन सा होता है, Irregular and perpendicular. परपेंडिकुलर टू द एंड आइसोजेनियस परपेंडिकुलर टू द, आप यहाँ तक सिर्फ बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है कार्टिलेज जो होता है वो थोड़ा बोन के साथ साथ बनना शुरू हो जाता है। आप जब ड्रॉ करते हैं हिस्टोलॉजी में, आप यहाँ तक ड्रॉ करते हैं इसे, इससे ऊपर तक। इसकी मैं आपको ड्रॉ एंड लेबल की डायग्राम भी फिर देख देती हूँ, शायद कहीं पढ़ियो, एक मिनट इसका देख लीजिए, मुझे कहीं इसकी भी मिल जाए ना तो। जी बेटा, मैं आपको इसकी दिखाती हूँ, बहुत अच्छी मुझे डायग्राम मिल गई है इसकी, ठीक है। आपको पता है जब ग्रोथ कहाँ पे होती है, आपने माशाल्लाह बोन पढ़ ली है कि ग्रोथ जो होती है वो कौन से असल में कार्टिलेज पे होती है? एपिफिजियल कार्टिलेज। Epiphyseal. Articular cartilage. ना बेटा, एपिफिजियल कार्टिलेज, यानी कि वो कार्टिलेज जो है वो ऑसिफाई होता रहता है ना। अच्छा है जी ये आप बिल्कुल इसी तरह ही देख रहे हो, ठीक है। ये क्या है आपके पास, आर्टिकुलर कार्टिलेज है। आपने इसका बनाना नहीं है, आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। सबसे पहले ऊपर पैरेलल अरेंजमेंट है, फिर दरमियान में क्या है, इरेगुलर सी अरेंजमेंट है, ठीक है। आपके पास उसके बाद फिर पैरेलल टू द सरफेस है, पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। उसके बाद मैंने आपको कहा था दे बिकम स्वोलन, दे बिकम स्वोलन, और जब स्वोलन होते हैं तो आपके पास क्या होता है कि वो कैल्सिफाई होना शुरू हो जाते हैं कैल्सिफाई का मतलब होता है कि वो डेड होके वो तो वहां पे बोन बनना शुरू हो जाती है, जोन ऑफ फॉसिफिकेशन आ जाती है, यहाँ से बोन शुरू हो गई है बिल्कुल। आपने यहाँ तक बनाना है, इधर तक जब भी आप बनाओगे, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ये जोन्स होते हैं, एक होता है जोन्स ऑफ रिजर्व कार्टिलेज, जहाँ पे अभी कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है वो इतना काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आगे अभी इन्होंने बनाना शुरू करना है, जो सारी जो है असल में उनका काम अभी और आगे जाके शुरू होना है, ये अभी यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है, अभी ये बहुत एक्टिव फेज में नहीं गए हैं। फिर जोन ऑफ प्रोलिफरेशन, जहाँ पे वो अपना काम जो है अब शुरू करना कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया, सिर्फ फौजें तैयार नहीं होती है, इसका उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया है। और जोन ऑफ हाइपरट्रॉफी,
जोन ऑफ हाइपरट्रॉफी का मतलब ये कि जब भी स्वोलन हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाते हैं और वहां पे जो है आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पे बोन बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये मैं आपको जनरल बता रही हूँ। तो इसके कितने जोन है? 1 2 3 4, कितने जोन हो गए? 4 zones. जी 4 जोन। और जोन ऑफ ऑसिफिकेशन आपने बताने तो बता देना, वो भी बाज लोग बताते हैं। ठीक है, जोन ऑफ ऑसिफिकेशन इसमें आ जाता है। लेकिन जब आप बनाओगे तो आपने सिर्फ इतना बनाना है, उसमें आपने जोन्स नहीं लिखने, बिकॉज ये तो आप एक उसका टेक्स्ट डिफाइन कर रहे हो। हिस्टोलॉजी में क्या है? पैरेलल लेयर, इरेगुलर लेयर एंड अरेंज्ड Perpendicular layer. बस हिस्टोलॉजी में आप ये लिखेंगे। ये तो मैं आपको टेक्स्ट पढ़ा रही हूँ ना, ठीक है। ये आपको मैडम डायग्राम्स भेज देंगी। ये हमारे पास क्या था? आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये हमारे पास बस कार्टिलेज खत्म हो गया बेटा। इसमें सिर्फ एक और स्लाइड है, वो मैं आपको बता देती हूँ, बस बाकी खत्म हो गया। जी इसमें कोई मुश्किल? मैं हमने 2 दफा रिपीट भी इसको कर लिया बीच बीच में। जी बेटा इसमें कोई मुश्किल? No, ma'am. No, ma'am. जी चलो एक सब क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपके पास कॉन्ड्रोसाइट, व्हाई इज कॉन्ड्रोसाइट बेसोफिलिक? Due to the chondroitin sulfate. Because of excess amount of फैंटा chondroitin लगेगा, sulfate. बहुत ज्यादा फैंटी Rough लगेगा। endoplasmic Rough endoplasmic. Rough endoplasm. में सारे कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। एक मेरी बात सुनो, मैं वो कहने लगी थी। कॉमन सेंस व्हाई इज नॉट सो मच कॉमन? मुझे ये बताओ, सेल के अंदर कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट कभी तुम सातवीं जमात से सेल पढ़ रहे हो, कभी पढ़ा है कि सेल के अंदर मैट्रिक्स घुस गया हो, सेल कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट घुस गया हो? कभी सेल के अंदर नाम सुना है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट का? No, ma'am. Rough endoplasm. लेकिन तुमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेला तो बेचारा पढ़ा हुआ ना, उसकी क्यों बेइज्जती करते हो? वो बेचारा वहां पे सारा बेटा काम कर रहा होता है, इसलिए वो बेचारा वो सेल को जब ज्यादा होते हैं तो ब्लू कर देते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक अगर ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि सेल का क्या काम है? Protein synthesis. Proteins and ribosomes का excess. राइबोसोम्स। ठीक है, अच्छा बस हम खत्म कर रहे हैं, हमारा खत्म हो गया। अच्छा, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। सबसे पहले स्टेप 1 मेसेनकाइम बनता है। मेसेनकाइम क्या था आपको याद होगा? Embryonic connective tissue. एम्ब्रियोनिक Connective tissue. एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, सबसे पहले तो ये तो बनना ही होता है। ठीक है, मेसेनकाइमल की तो होता है, मेसेनकाइम सेल्स एग्रीगेट टू फॉर्म सेंटर ऑफ कॉन्ड्रिफिकेशन। जिस तरह हमारे पास सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन ही था बोन के लिए, इस तरह यहाँ पे ही ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं टू फॉर्म द सेंटर Yes, ऑफ ma'am. क्वांटिफिकेशन। जिस तरह आप लोग एकदम से फ्रेंड Quantification. सारा अपना फ्रेंड सारा झमघट्टा बना लेते हो, ठीक है, तो एक सेंटर बन जाता है, फोकस बन जाता है। ठीक है, देन दीज मेसेनकाइमल सेल्स जी किसमें डिफरेंशिएट कर जाते हैं? Into Chondroblast. chondroblast. Chondroblast, ठीक है, which increase by mitotic division and secrete gland substance or matrix around themselves। ठीक है, समझ में आ गया? स्टेप 1 क्या होता है? मेसेनकाइम तो पढ़ा हुआ है वहां पे, जब बेबी में डेवलपमेंट हो रही है तो मेसेनकाइम तो है ना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मेसेनकाइमल सेल्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, सारे इकट्ठे होकर अपनी पार्टी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ Quantification. quantification। और जब वहां पे फिर क्या होता है? वो these mesenchymal cells they begin to form the chondroblast। Blast. तो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, उसकी शेप ले लेते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट की स्फेरिकल शेप हो जाते हैं, उनकी शेप लेना शुरू कर देते हैं। और कॉन्ड्रोब्लास्ट आगे से कैसे डिवाइड होते हैं, जल्दी बताओ? Mitotic Mitosis. division. Into और अपने mitotic और साथ ही division. 2 काम करते हैं, एक तो डिवाइड होना शुरू कर देते हैं और दूसरा क्या करते हैं? वो अपना Matrix. Matrix create. बनाते हैं। Ground substance secrete. ट्रांसक्रिप्शन या मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही वो अपने आप को अंदर लेक्यूनी में भी ले लेते हैं। जब जिस तरह से मैट्रिक्स सिक्रीट होता जाएगा तो कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो अपने आप को, जो कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं, वो लेक्यूनी में ले लेते हैं, और जब लेक्यूनी बन जाती है तो नाउ दे आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। Sites. Sites. और फिर वो कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं फिर और माइटोटिकली बढ़ते जाते हैं और ज्यादा मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं और ग्रोथ होती जाती है और कार्टिलेज बड़ा होता जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल ग्रोथ। ठीक है, क्या इस ग्रोथ को कहते हैं हम? इंटरस्टिशियल Interstitial growth. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स पहले कॉन्ड्रोब्लास्ट माइटोसिस से डिवाइड होते हैं, फिर कॉन्ड्रोसाइट्स माइटोसिस से डिवाइड होते हैं और बढ़ता जाता है। ठीक है,
अपोजिशनल ग्रोथ कौन सी है? अपोजिशनल ग्रोथ में क्या होता है जो ये मेसेंकाइम थी, जो आप बता रहे हो मेसेंकाइम जो है, ये मेसेंकाइम चेंज कर देती है अपने आप को पेरिकॉन्ड्रियम में। यहाँ पे तो किसमें चेंज हो गई? कॉन्ड्रोब्लास्ट में चेंज हो गई। उसमें किसमें चेंज कर लेती है अपने आप को? कॉन्ड्रियम। फिर पेरिकॉन्ड्रियम जो है उसके अंदर में सेल्स कौन से होते हैं? सेल्स होते हैं जो कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स होते हैं, उसके अंदर वो किसमें डिवाइड कर देते हैं अपने आप को? कॉन्ड्रोब्लास्ट में चेंज। और कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है वो फिर अपनी जो है लेयर जो है वो मैट्रिक्स क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है फिर वो अपनी मैट्रिक्स फॉर्म करता है, मैट्रिक्स होता है, फिर आगे से कॉन्ड्रोसाइट्स बनाते हैं। और इस तरह लेयर कहाँ पे होती है? पेरिफेरी ऑफ कार्टिलेज पे लेयर बनती है। किसमें बनती है? पेरिफेरी ऑफ द Periphery of कार्टिलेज। cartilage। क्योंकि पेरिकॉन्ड्रियम पेरिफेरी पे होती है ना, पेरिकॉन्ड्रियम Yes. कहाँ पे होती है? पेरिफेरी पे होती है। Periphery। दिस इज कॉल्ड अपोजिशनल ग्रोथ। मैम ये भी लैक्यूने के अंदर होंगे? जी बाद में सारे लेक्यूनी के अंदर चले जाते हैं, बाद में सारे लेक्यूनी के अंदर चले जाते हैं। सिर्फ फर्क ये है, सिर्फ इनमें फर्क ये है कि यहाँ पे मेसेंकाइम डायरेक्ट कॉन्ड्रोब्लास्ट में चेंज होती है। इधर फर्क ये है कि पहले मेसेंकाइम पेरिकॉन्ड्रियम बनाएगी और पेरिकॉन्ड्रियम में फिर कॉन्ड्रोब्लास्ट बनेगा। सिर्फ इसमें एक स्टेप आ गया एक्स्ट्रा कि यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगी आपके पास? एक्स्ट्रा स्टेप क्या है कि पेरिकॉन्ड्रियम पेरिकॉन्ड्रियम एड। बाकी बिल्कुल वही है। तो स्टेप दोबारा रिपीट ये करते हैं। तीन मैम टाइप्स ये में होती है। आउटसाइड हो रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, स्टेप दोबारा रिपीट करते हैं। नंबर 1 मेसेंकाइम, ठीक है। नंबर 2 सेंटर्स ऑफ कॉन्ड्रिफिकेशन। सेंटर ऑफ कॉन्ड्रिफिकेशन, और कॉन्ड्रिफिकेशन से क्या बनेगा आगे? कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट। अच्छा हम ऑपोजिशनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो उधर हमारे पास क्या आ जाएगा? मेसेंकाइम किसमें चेंज होगा? डायरेक्टली पेरिकॉन्ड्रियम। इनटू पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम में चेंज हो जाएगा। फिर पेरिकॉन्ड्रियम क्या बनाएगा आगे से? कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट। Chondrogenic cells। कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स पड़े होते हैं ना, जो उसकी Yes. इनर सेलुलर लेयर में जो सेल्स पड़े हुए, कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स भी उनको कहते हैं, या जो भी है, या कॉन्ड्रोब्लास्ट कह दो। यानी कि पेरिकॉन्ड्रियम में क्या बन जाएगी? कॉन्ड्रोब्लास्ट बनना शुरू हो जाएंगे। फिर आगे से दोनों का सेम है कि कॉन्ड्रोब्लास्ट डिवाइड करेंगे और मैट्रिक्स सिक्रीट करेंगे और कॉन्ड्रोसाइट बनाएंगे। सो प्रोसीजर सारा सेम है, सिर्फ फर्क ये है कि एक कार्टिलेज के सेंटर में हो रहा है, दूसरा कार्टिलेज की पेरिफेरी में हो रहा है। पेरिफेरी में। ठीक है, अपोजिशनल पेरिफेरी में हो रहा है ज्यादा, क्योंकि वो पेरिकॉन्ड्रियम से निकल रहा है। ठीक है, ये तो दरमियान में ही शुरू हो रहा है। और नंबर 2 के एक जो है वो डायरेक्ट प्रोसीजर सारा हो रहा है मेसेंकाइम से, लेकिन एक में जो है पेरिकॉन्ड्रियम आ जाती है, बाकी सारा वही है। ठीक है, समझ आ गई? इसमें कोई मुश्किल तो नहीं? नो मैम। अच्छा, इसमें आप ये पढ़ लीजिएगा सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रोथ, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये तकरीबन सारे जो हैं ज्यादा इंटरस्टिशियल ग्रोथ से होते हैं। ठीक है ना, आप ये पढ़ लेना, इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं है। क्लिनिकल पॉइंट्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन व्हिच अकर्स ड्यूरिंग एजिंग, प्रोड्यूसेस पेन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। ठीक है, पेन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट होता है। और आपके पास जो है ना क्या कहते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज में ज्यादा होता है, जो बोन्स के होते हैं। आपने बुढ़ों को देखा होगा, खवातीन को बेचारों को, कि जी इधर गोडे में दर्द हो गई, फलाने में दर्द हो गई, एंकल में दर्द हो गई, तो असल में आर्टिकुलर जो कार्टिलेज होते हैं डिजेनरेशन की तरफ जा रहे होते हैं। कॉन्ड्रोमा, अ बिनाइन ट्यूमर ऑफ कार्टिलेज सेल। कॉन्ड्रोसार्कोमा, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, अब एजिंग में क्या होती है? एजिंग में होती है कि आपके पास जो हाइलाइन कार्टिलेज है उसमें ज्यादा कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाती है और डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाती है कॉन्ड्रोसाइट्स में। ठीक है, एजिंग के साथ साथ क्या होता है कि हाइलाइन जो कार्टिलेज है उसमें कॉन्ड्रोसाइट्स में डिजेनरेटिव चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स मरना शुरू हो जाते हैं, तो साथ कार्टिलेज भी स्ट्रॉन्ग ही नहीं रहता। तभी हमारे बूढ़ों में कार्टिलेज जो है वो खराब हो जाता है, घिस जाता है। हड्डियां खराब होती है साथ, लेकिन कार्टिलेज भी घिसना शुरू होता है। Repair of cartilage is very poor, especially in adults. A small defect can be repaired by chondrogenic cells in perichondrium. ठीक है, chondrogenic cells जो है ना, आप कंफ्यूज ना होना, जो उसकी इनर सेलुलर लेयर है ना, वही chondrogenic cells होते हैं और वही chondroblast बनाते हैं, इसलिए आप इसलिए कंफ्यूज ना हो। ठीक है बेटा? यस मैम। जी क्लास, अब Okay, हमारा जो ma'am. है कार्टिलेज का खत्म हो गया। मैं आपको स्लाइड शेयर करती हूँ, मैं साथ ही इसमें इमेजेस भी हैं, और मैं आपको साथ ही इसमें जो मेरे पास अपने इमेजेस पड़े हुए जो कि उसके हैं स्लाइड्स के, मैं आपको वो भी डाल के भेज सकती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी जो स्लाइड्स हैं
माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स वो कैसे नजर आएंगी आपको, ताकि साथ ही आपकी ऑस्पिशियस प्रैक्टिस भी होती जाए। अच्छा हरमैन, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे कहा था कि आपको सिंपल स्क्वेमस आपको मिल गई थी गूगल क्लासरूम में, वहां तक मिल गया था आपको? यस मैम, लेकिन मैं दोबारा रीचेक कर लूंगी। अच्छा बेटा, और आपके अलावा कोई और बच्ची जो है अभी जो सुन रही है मेरा लेक्चर? हरमैन, आपके मैम अलावा कोई और? मैम और Yes, भी ma'am. हैं। अच्छा बेटा मेरी बात सुने, आप बच्चों आप चेक करना, मैंने आपको सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम तक गूगल क्लासरूम पे भेजा है, आप मुझे प्लीज सब सेंड कर देना नेट की साइट पे कि हाँ जी मैडम हमें सिंपल स्क्वेमस हमें मिल गया है, क्योंकि मेरे पास तो मुझे नहीं पता, कि मैं तो डाल ही जा रही हूँ, मुझे नहीं अंदाजा कि आपने अभी भेजा है? नहीं बेटा, मैंने 3-4 दिन पहले भेजा हुआ है और अब मैं आगे और भेजने लगी Okay, हूँ ma'am. थोड़ी देर में। ठीक है, आप बेटा चेक कर ले। सही है बेटा, इसमें कोई इशू आपको? हमने कार्टिलेज के 4 ma'am. टाइप्स पढ़ लिए, No, ma'am. कॉस्टल, आर्टिकुलर, फाइब्रो, No, ma'am. इलास्टिक। ठीक है, Thank मेन चीजें सब में वही है, लेक्यूनी है, कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, टेरिटोरियल मैट्रिक्स, इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स। हाँ एक क्वेश्चन आपने पूछूंगी, व्हाई हाइलाइन that hyaline cartilage is called glassy, or why it is called hyaline? Glassy appearance क्यों कहते हैं इसको? मैम वो क्योंकि ट्रांसलूसेंट फाइबर्स और Miss, ग्राउंड because के refractive index जो है ना, Refractive वेरी गुड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आगे? refractive index of collagen and the उनका सेम है, matrix is Ground फाइबर्स का substance और same. उनके ग्राउंड सब्सटेंस कोलेजन का। और जो Same है, ग्राउंड सबस्टेंस मैट्रिक्स बिकॉज होता है वो कोलेजन सेम का होता है। सेम है और कोलेजन फाइबर्स बहुत थिन होते हैं, तो इसलिए जो है हम इसको ग्लासी अपीयरेंस नजर आती है जब हम इसमें देखते हैं। Yes. ठीक है, चलो बेटा जजाकल्ला खैर। इसमें कोई अब इशू तो नहीं है कोई? मैम ये हमारे No, बोन में है ma'am. कार्टिलेज और बोन। बेटा खुदा के वास्ते, मैंने तुम्हारे एक कोर्स तुम्हें हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले भेज चुकी हूँ, उसमें मैंने कार्टिलेज बोन का कोई नहीं है। जिक्र नहीं किया है। इसके अलावा No, नहीं है। जनरल एनाटॉमी का कोर्स भी कम कर दिया, जनरल एनाटॉमी में भी तुम लोगों का मैडम ने मिस मुझे कहा उसके था लिए कि वहां थैंक तक यू सो डालिए, मच, बिकॉज वो वाला क्योंकि पार्ट वो हाँ बाकी वो कहते कि बच्चों को ना वो था यस पैरासिम्पथेटिक मैम, वो पार्ट बहुत अजीब सा था। तो वो इसलिए मैडम ने बहुत फिर ज्यादा। ये डिसाइड किया कि उसमें वहां तक डालते हैं जहाँ तक आपको भेजा है, वो डर्माटोम्स और जो भी है व्हाटएवर। हाँ यस तो मैम, ठीक है थैंक बेटा, यू सो मच। चले कोई मसला अच्छा नहीं मैम, बेटा। जनरल एनाटॉमी के लिए एक क्वेश्चन था कि जनरल एनाटॉमी में ना हमने स्किन पढ़ी थी, एक दफा हमने स्किन का चैप्टर पढ़ा था स्टार्ट में, नहीं लेकिन नहीं, वो वो किसी स्किन भी विस्का सबस्टेज नहीं में है, नहीं नहीं इंक्लूडेड नहीं 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 था। नहीं नहीं, वो स्किन विस्का नहीं नहीं है, दैट इज नॉट द स्किन। क्या? आगे इंटेगुमेंट्री का चैप्टर जनरल एनाटॉमी में अभी आपका है अलग से, वो that हमें was पढ़ा दिया था regarding उन्होंने, लेकिन चले ठीक है। that was regarding the skin कि स्किन क्या होती है, that was regarding the superficial facial क्या हमने deep facial डिटेल में नहीं पढ़ा था। हाँ स्किन अभी आपने पढ़ी नहीं है बेटा, डिटेल स्किन में की पढ़ तो लिया था। बेटा नहीं, स्किन की वो फिर आपको KLM लेयर्स का पढ़ाती है, इंट्रोडक्टरी पढ़ा था। वो इंट्रोडक्शन था, that जब was कॉलेज आए थे introduction ना तो to सेकंड वीक में हमने पढ़ लिया था उसको, मतलब अच्छी तरह मैम ने साइड से पढ़ा दिया था, लेकिन यस फिर वो मैम, किसी सारा सबक में पढ़ा आ दिया था, यार गया। मेरी लेकिन बात किसी टेस्ट में नहीं आया। अभी आपका नहीं है। इंटेगुमेंट्री नहीं है, इंटेगुमेंट्री है ही नहीं, वो इंट्रोडक्शन था, ठीक है मैम, दैट वाज थैंक इंट्रोडक्शन था, उसके लिए आप परेशान ना हो। यू। ओके स्किन तो मैम। भी आगे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगी, स्किन इतना मेजर पार्ट है, इसलिए वो उसमें परेशान ना हो। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को मैंने कीज भी भेजी थी टेस्ट की, वो भी मिल गई थी सेकंड और थर्ड की। ठीक है, यस मैम। यस मैम। तो वो भी आप चेक कर लेना आपका। ठीक है, चले ओके बेटा, अपना अल्लाह हाफिज मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज मैम।